नमस्कार एवरीवन, आप सभी दोस्तों का अस्से ऐप में बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारा वीडियो सॉल्यूशन है डेली क्विज का नंबर 6। उम्मीद करता हूँ कि इससे पहले आपने ऐप डाउनलोड करी होगी और वहाँ पर आपने टेस्ट दिया होगा। देखते हैं इस टेस्ट में क्या क्वेश्चंस हैं और इनके आसपास क्या क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि हमारे एग्जामों में काम आते हैं। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, आदेश आपके कंप्यूटर को बूट करने के बारे में निर्देश इसमें संग्रहित किए जाते हैं। दोस्तों, कंप्यूटर में बूट करने के निर्देश कहाँ संग्रहित किए जाते हैं, ये क्वेश्चन है। उससे पहले बूट या बूटिंग को समझ लेते हैं। बूटिंग का मतलब होता है ओएस को शुरू करना। ओएस को शुरू करना, क्योंकि ओएस शुरू होता है तभी कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर शुरू होते हैं। तो कई लोग बूटिंग का मतलब ये भी मानते हैं कि कंप्यूटर को शुरू करना। तो बूटिंग का मतलब तो क्लियर हो गया कि कंप्यूटर या ओएस को शुरू करना बूटिंग कहलाता है। लेकिन ये बूटिंग करवाता कौन है? आखिर कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो बूटिंग के लिए जिम्मेदार है? बूटिंग के लिए करवाने के लिए जिम्मेदार सॉफ्टवेयर को हम लोग कहते हैं BSL, बूट स्ट्रैप लोडर। बूट स्ट्रैप लोडर यही वो प्रोग्राम है कि जब हम लोग पावर बटन ऑन करते हैं तो यही वो प्रोग्राम है जो कि ओएस पर जाकर बूटिंग करवाता है या ओएस पर क्लिक करता है ताकि ओएस हार्ड डिस्क से कहाँ जा सके, रैम में। तो ये जो बूट स्ट्रैप लोडर है उसी की वजह से ये बूटिंग का प्रोसेस शुरू होता है। इसी सॉफ्टवेयर को हम लोग बूटिंग निर्देश भी कहते हैं या बूटिंग इंस्ट्रक्शन कहते हैं। बूटिंग इंस्ट्रक्शन, या आप इसको कह सकते हो बूटिंग कराने के लिए जिम्मेदार कौन है? BSL। अब क्वेश्चन ये है कि BSL होता क्या है? तो BSL जो है दोस्तों, ये हमारे पास में बायोस का एक भाग है। बायोस एक बड़ा सा सॉफ्टवेयर है या एक बंडल सॉफ्टवेयर है या एक सूट सॉफ्टवेयर है। बंडल या सूट सॉफ्टवेयर उसको कहा जाता है जिसमें कई सारे सॉफ्टवेयर आते हैं। तो एक बायोस नाम का सॉफ्टवेयर होता है, उसी में ये सॉफ्टवेयर होता है BSL। BSL के अलावा इसके अंदर POST, पोस्ट नाम का भी सॉफ्टवेयर होता है और अदर सॉफ्टवेयर भी होते हैं। तो ये BSL कहाँ पाया जाता है? ये BSL जो है वो बायोस का ही भाग है और ये जो बायोस सॉफ्टवेयर है, बायोस, ये पाया जाता है रोम में। बायोस रोम में होता है। कई एग्जामों में बायोस की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, तो वो मैं लिख देता हूं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो यही वो सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर BSL सॉफ्टवेयर होता है और जो कि बूटिंग करवाने के लिए जिम्मेदार है। तो आपके सिस्टम को बूट करने के बारे में जो निर्देश है वो कहाँ होते हैं? तो वो सब कहाँ होंगे? बायोस में होंगे। बी ऑप्शन सही होगा। अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ किया जाए तो बायोस को हटाकर यहाँ पर हम लोग रोम भी दे सकते हैं, तो उस केस में आपका आंसर रोम सही हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि CPU का कौन सा भाग प्रोग्राम के अनुदेशों के निष्पादन का चयन और निर्वचन और मॉनिटर करता है। कहने का मतलब है कि CPU का कौन सा भाग है जो कि हमारा जो प्रोग्राम का इंस्ट्रक्शन है जो चलने वाला है उसको मॉनिटर और इंटरप्रेट करता है। तो अगर हम लोग बात करें CPU की, जो कि हमारे कंप्यूटर के सारे प्रोसेस करता है, सारे कैलकुलेशंस करता है, उसके 3 भाग होते हैं। पहला भाग है ALU जो सारी तरह की कैलकुलेशंस करता है, और ALU को कैलकुलेशंस करने के लिए डेटा चाहिए और डेटा जहां रखा जाता है उस भाग को कहते हैं रजिस्टर, जो कि एक तरह की मेमोरी है। और रजिस्टर में डेटा लाना या यहाँ से रिजल्ट को वापस लेके जाना, ये काम होता है CPU का। तो ये जो CPU है यही वो है जो कि ये तय करता है कि किस डेटा पर काम होगा, क्या काम होगा। तो सबका कि किस डेटा पर काम होना है उसका चयन भी CPU करता है, उस पर मॉनिटर भी CPU करता है। हालांकि काम ALU करता है पर मॉनिटरिंग का काम CPU का होता है, इसीलिए इसे कंट्रोल यूनिट कहा जाता है। और इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या होगा? CPU। हाँ, अगर ये लिखा जाता है कि कंप्यूटर में कौन एग्जीक्यूशन करता है, करेक्ट है, एग्जीक्यूशन कौन करता है? वो ALU करता है। और एग्जीक्यूशन का मॉनिटर, एग्जीक्यूशन हो रहा है, कैसा हो रहा है, क्या ऑपरेशन लगेगा, ये काम CPU का होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चार्ल्स बेबेज ने निम्नलिखित में से कौन सी मशीन बनाई? अगर हम लोग चार्ल्स बेबेज की बात करते हैं, चार्ल्स बेबेज की, तो चार्ल्स बेबेज ने अपने लाइफ में 2 आविष्कार किए थे। एक 1832 और 33 के आसपास आविष्कार किया था जिसका नाम उन्होंने डिफरेंस इंजन रखा था। इंजन क्यों? क्योंकि ये भाप से चलता था।
फिर दूसरा जो उनका आविष्कार है वो 1837 और 38 के आसपास किया था, जिसका नाम रखा गया था एनालिटिकल इंजन। ये दोनों जो आविष्कार है ये चार्ल्स बेबेज के माने जाते हैं। एनालिटिकल इंजन के दौरान उन्होंने कुछ कंसेप्ट दिए थे और उन्हीं कंसेप्ट पर दुनिया के सारे कंप्यूटर वर्क करते हैं, इसीलिए चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा, फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि उन्होंने आविष्कार किए थे, इसलिए कहा जाता है कि उनके आविष्कार के दौरान जो कंसेप्ट दिए गए थे उन कंसेप्ट पर कंप्यूटर बनते। तो हमसे पूछा जा रहा है कि कौन कौन से बनाए, तो यहाँ पर दो आंसर होने चाहिए थे, डिफरेंस और एनालिटिकल इंजन। तो डिफरेंस तो ऑप्शन दे नहीं रखा, तो एनालिटिकल दे रखा है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है लिखित प्रोग्राम जिनके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करता है, वो क्या कहलाते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि दुनिया में जितने भी कंप्यूटर हैं उनके दो भाग होते हैं या दो चीजों से मिलकर बनता है, एक होगा हार्डवेयर और एक होगा सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर जो होते हैं दोस्तों, ये सारा वर्क करते हैं, इनका काम है वर्किंग करना, फिजिकल टास्क परफॉर्म करना, और सॉफ्टवेयर जो है ये हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, तभी हार्डवेयर वर्किंग करता है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये काम करवाता है हार्डवेयर से। तो हम लोग यहाँ पे कंसेप्ट लिखते हैं कि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं या हार्डवेयर को चलाते हैं। यही कंसेप्ट चार्ल्स बेबेज ने दिया था और इसी कंसेप्ट पर दुनिया के सारे कंप्यूटर काम करते हैं, इसीलिए चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है कि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। अब ये सॉफ्टवेयर है क्या, तो सॉफ्टवेयर कोई बड़ी चीज नहीं है दोस्तों। सॉफ्टवेयर एक फाइल है जिसमें कुछ लाइंस लिखी हुई है, और ये सभी लाइंस जिनको हम लोग निर्देश कहते हैं, इनको एक विशेष भाषा में लिखा जाता है जिसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। ये भाषा सी, C++, जावा, पाइथन कुछ भी हो सकती है। तो ये भाषा है, इनमें हम लोग भाषा सीख कर ये लाइंस लिखते हैं और इन्हीं लाइनों के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं, और इसी के हिसाब से हार्डवेयर काम करता है। या फिर मैं कह सकता हूं कि सॉफ्टवेयर के अनुसार यहाँ जो लाइन लिखी हुई है, इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, उसी के हिसाब से कंप्यूटर वर्क करता है। तो यही वो क्वेश्चन है कि लिखित प्रोग्राम सॉफ्टवेयर को ही कहा जाता है। तो लिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करता है, कंप्यूटर के हार्डवेयर काम करते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं सॉफ्टवेयर। तो यहां पर सही ऑप्शन क्या होगा, सी, सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोसेस्ड डेटा को डैश के रूप में जाना जाता है। कंप्यूटर की बात करते हैं, हमने कई बार कहा है कि कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जो प्रोसेस करता है या कैलकुलेशंस करता है। अब ये जो कैलकुलेशंस करता है, उसको कैलकुलेशंस करने के लिए कोई ना कोई वैल्यू दी जाएगी जिसे डाटा कहते हैं, और कैलकुलेशन या प्रोसेस लगने के बाद जो चीज वापस दी जाती है उसे कहते हैं इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन वो है जिस पर प्रोसेस लगने के बाद हमें प्राप्त होती है, इसीलिए इसको प्रोसेस्ड डाटा भी कहा जाता है, ऐसा डाटा जिस पर प्रोसेस लग चुका है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में यूजर को डैश कहा जाता है। दुनिया के सभी कंप्यूटर कैलकुलेशंस करने में कैपेबल होते हैं। कैलकुलेशंस करने के लिए कंप्यूटर को वैल्यू दी जाएगी जिसे डाटा कहेंगे, और कैलकुलेशन होने के बाद में जो वापस जानकारी दी जाती है उसे कहते हैं इंफॉर्मेशन। तो क्वेश्चन ये है कि आखिर ये कंप्यूटर को डाटा देता कौन है, एक व्यक्ति देता है, और ये इंफॉर्मेशन जो कंप्यूटर लौटा रहा है ये भी इसी व्यक्ति को इंफॉर्मेशन देता है। इसे आम भाषा में यूजर कहते हैं, या टेक्निकली इसको हम लोग कहते हैं ह्यूमन वेयर। ये वो शख्स होगा जो कंप्यूटर में डाटा डालेगा और जिसको इंफॉर्मेशन चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो जाएगा, ह्यूमन वेयर। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की पहली पीढ़ी डैश पर आधारित होती है। क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की जो पहली जनरेशन है, पहली जनरेशन के जो कंप्यूटर है, इनको जो मुख्य कंपोनेंट से बनाया जाता था वो कौन सा है, वो है दोस्तों वैक्यूम ट्यूब। यही था वो मेन कंपोनेंट जिससे पहली जनरेशन के कंप्यूटर बनाए जाते थे। वैक्यूम ट्यूब को 1904 में बनाया गया था, और बनाने वाले व्यक्ति का नाम था जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग। तो आपकी थोड़ी सी ये वाले क्वेश्चन भी करके जाइएगा, एग्जामों में आते हैं। तो हमारा जो पहली पीढ़ी है उसमें वैक्यूम ट्यूब था, ये तो हमने क्लियर हो गया। साथ ही साथ बात करते हैं, सब पहली पीढ़ी में जब हम लोग डाटा स्टोर करते थे तो स्टोरेज कौन सी होती थी, स्टोरेज के लिए क्या काम में लेते थे। तो उस जमाने में हम लोग स्टोरेज जो है
चुंबक के ढोल पर करते थे। बड़े बड़े चुंबक के ड्रम आते थे जहां पर स्टोर किया जाता है। जैसे आजकल डाटा हम लोग कहाँ स्टोर करते हैं, पेन ड्राइव हो गया, सीडी डीवीडी हो गया, या हार्ड डिस्क हो गया, या एसएसडी हो गया। पर पहली पीढ़ी में मैग्नेटिक ड्रम का यूज किया जाता था डाटा को स्टोर करने पर। तो मैं कह सकता हूं कि पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो वैक्यूम ट्यूब से बनते थे और उसमें स्टोरेज जो होती थी वो मैग्नेटिक ड्रम होती थी। और ए ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और बात करते हैं कंप्यूटर चिप बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर चिप किसे कहते हैं दोस्तों? कंप्यूटर चिप कहा जाता है, जब भी ये शब्द हम लोग यूज करते हैं कंप्यूटर की चिप, तो ये कहा जाता है आईसी को। आईसी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंटीग्रेटेड सर्किट। तो ये क्वेश्चन भी कई एग्जामों में आ चुका है। अगर कोई पूछे कि आईसी किसने बनाया, तो जैक किल्बी करेक्ट है। एक और व्यक्ति थे इनके साथ में, वो है रॉबर्ट नॉइस। इन दो साइंटिस्ट ने मिलकर बनाया था आईसी, और इसी को कंप्यूटर की चिप कहा जाता है। आईसी का मतलब है जुड़ा हुआ सर्किट या इंटीग्रेटेड सर्किट। अगर कोई पूछे कि आईसी को बनाया किससे जाता है, आईसी में होता क्या है, तो आईसी में होता है ट्रांजिस्टर्स। क्या होते हैं? आईसी में ट्रांजिस्टर है, तो ट्रांजिस्टर से ही आईसी बनाई जाती है। अब ये जो ट्रांजिस्टर है ये किससे बनाया जाता है? तो ट्रांजिस्टर को बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं सिलिकॉन का, और साथ साथ यूज करते हैं जर्मेनियम का। हालांकि और भी चीजें काम में लेते हैं, लेकिन सबसे मुख्य सिलिकॉन होता है। तो मैं कह सकता हूं कि सिलिकॉन से बनते हैं ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर से बनती है आईसी। तो अल्टीमेटली कंप्यूटर की जो चिप आईसी है वो किससे बनती है? सिलिकॉन से। तो ऑप्शन क्या होगा? सी सही होगा। 9th क्वेश्चन की बात करते हैं। कंप्यूटरों की प्रथम से पंचम पीढ़ियों की संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला सही है? तो यहाँ पर आपको कई ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें आपको हर पीढ़ी के अकॉर्डिंग फर्स्ट जनरेशन से लेकर सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, इन पांचों जनरेशन में से कुछ ना कुछ दे रखा है जिसको आपको मैच करना है। जैसे कि पहला ऑप्शन देखते हैं ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर सेकंड जनरेशन में आया था, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। वैक्यूम ट्यूब की बात करते हैं तो ये फर्स्ट जनरेशन में आया था। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो फिफ्थ जनरेशन में आई थी, तो फर्स्ट के बाद में सीधा फिफ्थ जनरेशन का एलिमेंट है, तो ये भी कटेगा। एनएक ये फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है, ये बात सही है। ट्रांजिस्टर सेकंड जनरेशन में आया, ये भी सही है। सीडीसी 6600 जो कि दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर है, ये थर्ड जनरेशन की देन है, ये भी सही है। वीएलएसआई चौथी जनरेशन की टेक्नोलॉजी है, और परम सुपर कंप्यूटर पांचवी जनरेशन में आया था। इसका मतलब सी ऑप्शन परफेक्ट होगा। तो हमें यहाँ से पहली से पांचवी जनरेशन के बीच में देखना है। तो एनएक कंप्यूटर है पहली जनरेशन का, ट्रांजिस्टर दूसरी जनरेशन का मुख्य कंपोनेंट है। सीडीसी 6600 दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर थर्ड जनरेशन में बनाया गया। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन वीएलएसआई टेक्नोलॉजी चौथी पीढ़ी में आई थी, और परम जो सुपर कंप्यूटर है वो पांचवी। तो ये सारे शब्द आपके जनरेशन से मिलते हैं, सी इसका सही आंसर होगा। अब बात करते हैं अंतिम क्वेश्चन की। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास दो कॉलम है, ठीक है। कॉलम 1 आपको दे रखा है और कॉलम 2 आपको दे रखा है। यहाँ पर कुछ कंपोनेंट दे रखे हैं जिसको आपको इस वाली जनरेशन से मैच करना है। जैसे कि ट्रांजिस्टर किस जनरेशन की देन है? तो सेकंड जनरेशन में आया था ट्रांजिस्टर। तो 1 2 3 4, तो 1 जाएगा सी के साथ में। वीएलएसआई जो कि चौथी पीढ़ी की जनरेशन है, तो ए जाएगा ए के साथ में, करेक्ट है। मशीन लैंग्वेज जो कि पहली पीढ़ी की देन है, तो ये जाएगा फर्स्ट जनरेशन के साथ में, तो तीसरे के साथ में जुड़ जाएगा डी ऑप्शन। और जाहिर सी बात है परम जो है वो पांचवी जनरेशन का कंप्यूटर है, तो ये बी के साथ जाएगा। तो सही सीक्वेंस होगी 1 का सी, 2 का ए, 3 का डी, 4 का बी। चलिए यहां देखते हैं। तो पहले का सी, दूसरे का ए, तीसरे का डी और चौथे का बी, तो सी इसका परफेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये थे दोस्तों हमारे क्विज नंबर 6 का वीडियो सॉल्यूशन। मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि सॉल्यूशन देखने से पहले क्वेश्चंस को जरूर अटेम्प्ट करें ऐप में। तो ऐप को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, वहां पर फ्री का जो डेली क्विज है वो दीजिए, और उसके बाद में आपको सॉल्यूशन मिलेगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।